जो ल्यारी पे राज करता है वो कराची पे राज करता है, और जो कराची पे राज करता है वो पाकिस्तान पे राज करता है। तो ये कितना सच्चाई है इस बात में? आईएसआई का जो सबसे बड़ा एजेंट पाकिस्तान में आज की डेट में है वो कौन है? उसको कंट्रोल करने के लिए इसने लियारी में अपने गुंडे पाले। कराची आईएसआई और एमआई के लिए सबसे प्राइस पोस्टिंग है आफ्टर क्वेटा। जाधव को पकड़वाने का जो बोला इन्होंने कि R&AW का एजेंट है, उजैर बलोच ही लेके आया था उसको वहां से। R&W वालों में डबल एजेंट ढूंढना ये उनका काम है। आईबी का, एनएसए का काम पॉलिसी मेकिंग है। जब वो रहे होंगे अपने डिपार्टमेंट में चीफ, तब वो इस तरह के ऑपरेशंस करते होंगे। वो तो आईबी में थे ना? आईबी में थे। तो क्या आईबी के लोग बाहर ऑपरेशन कर सकते हैं? भाई अगर आईबी बाहर ऑपरेशन करेगी तो फिर R&W क्या करेगी? करेंसी तो फेक आ रही है ना, सब तो ऐसा नहीं कि फेक करेंसी नहीं आ रही है। तो अभी किसने प्लेट सप्लाई की है? तो छोड़ दो यार, अब उसमें मैं घुसना नहीं चाहता। और भाई कैसे हो? नमस्ते। बस बढ़िया भाई। धुरंधर फिल्म आई है और हम दोनों ने ही देख ली है और बहुत बातें हो रही हैं उसके ऊपर। और मैं एक्चुअली में इस डिस्कशन को मूवी पे तो है ये, बट लार्जर जो ल्यारी गैंग है कराची की उसके ऊपर करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अंदर तक की, यहाँ की मोहल्लों की भी, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आपसे बेहतर कौन हो सकता है इस पे बात करने के लिए। अच्छा, इसको ऐसे डिस्कस करते हैं कि जो मूवी में दिखाया गया है पहले उस पे बात करते हैं, और फिर बात करेंगे जो मूवी में नहीं दिखाया गया है। तो पहले दिखाया गया है वो वहाँ से शुरू करते हैं। रहमान डकैत, ल्यारी। ये ल्यारी है क्या? क्योंकि बार बार ये बोला गया मूवी में, एक बार नहीं कई बार, कि जो ल्यारी पे राज करता है वो कराची पे राज करता है, और जो कराची पे राज करता है वो पाकिस्तान पे राज करता है। तो ये कितना सच्चा है, सच्चाई है इस बात में? यार देखो, बात ये है कि लियारी एक मोहल्ला है, ठीक है, एक एरिया है। लियारी में जो रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, प्रीडोमिनेटली बलोच थे, ठीक है, जो जनरेशन्स पहले यहाँ पे आए थे। और उनका आज का जो बलूचिस्तान है, या जो लियारी में रहने वाली जितने भी बलोच, उनमें से शायद ही कोई है जो थोड़ी बहुत बलोची बोल सकता होगा। अच्छा। क्योंकि इतनी सदियों से रह रहे हैं ना वहाँ पे, ठीक है, तो मतलब दशकों से वहाँ रह रहे हैं। तो जो जनरेशन्स आई हैं वो कोई तीसरी है, कोई चौथी है, कोई छठवीं जनरेशन है जो आकर के वहाँ पे बसी हुई है। तो वो तो अब अपनी जो मदर टंग उनके पुरखों की थी वो तो नहीं बोलते, सारे उर्दू स्पीकिंग है। हाँ, काफ़ी सारे बोल भी लेते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई नहीं बोलता वहाँ पे। और जब यहाँ से हिंदुस्तान से जब पार्टीशन के बाद मुहाजिर गए तो एक मिक्स्ड पॉपुलेशन हो गई उनके साथ, ठीक है। उनमें से बहुत सारे वहाँ भी बसे, और जितनी आप शहर जो कराची है वो बढ़ते 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 फैलता गया। जैसे आज हमारा बॉम्बे, मुंबई जो है फैलते फैलते कहाँ तक जा चुका है। जैसे आपको अगर एग्जांपल देना हो दिल्ली का, मतलब अगर साइज की बात करें तो दिल्ली कराची है, तो अरे यार, उसका कितना बड़ा एरिया, मतलब मोहल्ला है वो लियारी इतना बड़ा? ठीक है, मान लो यार 5% मान लो, 10% मान लो, ठीक है, इससे ज़्यादा क्या मान लोगे। और जहाँ पे जो मेजॉरिटी वोटर है कराची का, वो तो बलोच नहीं है ना, मेजॉरिटी वोटर तो मुहाजिर है। और लियारी में ये जो बलोच पॉपुलेशन है, उसने सबसे ज़्यादा किसको एक्सप्लॉइट किया है? मुहाजिरों को। सबसे ज़्यादा भत्ता किससे वसूला है? मुहाजिरों से। लड़कों तक के रेप, बलात्कार, सेक्सुअल अब्यूज लड़कों के, मुहाजिर लड़कों के, उन्होंने किए हैं, ठीक। तो जिनको लियारी वोट देगा उनको तो मुहाजिर वोट नहीं देगा, ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हो जाए। तो जो लियारी पे राज करेगा वो वैसे भी कराची पे राज नहीं कर सकता है, ठीक है। अच्छा। क्योंकि जो मेजॉरिटी वोटर है वो तो उसको वोट देगा। इसीलिए हमेशा से MQM को, जो पहले मुहाजिर कौमी मूवमेंट थी, बाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बन गई अल्ताफ हुसैन की पार्टी, इसीलिए इतना ज़्यादा वोट हमेशा जो है वो उसको मिला, ठीक है, कराची में। क्योंकि दहशत बलूचों की थी वहाँ पे। हाँ, क्योंकि लियारी में दहशत क्या थी यार, मुझे बताओ ना, कि अगर अपने मोहल्ले में तुम बदमाश हो, ठीक है, तो ठीक है, हो, हम तुम्हारा मोहल्ला छोड़ देते हैं, तुम रहो अकेले, तुम आकर के हमारे इलाके में करके दिखाओ। तो वो करने के लिए फिर इन्होंने टारगेटेड किलिंग शुरू करी। बेसिकली इनको हमेशा से जो पीपल्स पार्टी है, PPP, क्योंकि सिंध की सबसे बड़ी पार्टी है,
कराची तो सिंध की राजधानी है, तो चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, चाहे जितने भी लोग रहे, लियारी से सब कोई जीता है। तो हमेशा उनको उन्होंने अपने में मिला के रखा, और यहाँ तक कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो बेटी की शादी ही जरदारी से एक बलोच से कर दी। ठीक। और ये सारे वो लोग हैं जो ISI के हाथ में खेलने वाले बलोच हैं हमेशा से ही। इनको आप बलूचिस्तान से मत जोड़िए, बलूचिस्तान की जो स्ट्रगल है, अच्छा, ठीक है, इनको आप उनसे मत जोड़िए। ये हमेशा से ISI के ही साथ खेलते रहे हैं। दे हैव ऑलवेज बीन इन बेड विद ISI। ISI का जो सबसे बड़ा एजेंट पाकिस्तान में आज की डेट में है, या पिछले तकरीबन मान चलिए 17-18 साल से जो सबसे बड़ा एजेंट है ISI का, वो कौन है? वो जरदारी है। जरदारी खुद ISI का पिट्ठू है। आप देख लीजिए, जब हाइब्रिड रिजीम पहली बार पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें गवर्नमेंट तो थी, लेकिन सारी जो पहले मार्शल लॉ लगा के चलाने वाला सिस्टम था, उसको चेंज करके जो हाइब्रिड सिस्टम लाया गया कि बिहाइंड द कर्टन बैठ के सारे स्ट्रिंग्स खींचेंगे। तो ये कब शुरू हुआ? जब बेनज़ीर मरी और जरदारी जो है प्रेसिडेंट बना। ठीक है, तो कियानी के साथ मिलकर के एक हाइब्रिड रिजीम चलाई गई। ठीक है, उसमें कियानी ने भी अपना 1-2 काम निकाला उसमें, जो ISI के चीफ थे। हाँ, कियानी तो आर्मी चीफ बन गया था। हाँ, ठीक है, और कियानी पहले ISI चीफ था, तो ISI चीफ से फिर वो आर्मी चीफ बना, और जैसे ही आर्मी चीफ बना, उसे सबसे पहला पत्ता किसका काटा? मुशर्रफ का। उसको प्रेसिडेंसी से हटाया उसने। ठीक, तो ये सारा का सारा जो सिलसिला शुरू हुआ है हाइब्रिड रिजीम का, जिसको अब जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, ये कहते हैं बैठ करके ZTO पे, जो कि वो मेहदी हसन नाम है उसका जो जर्नलिस्ट है, अल जज़ीरा पे उसका एक प्रोग्राम भी आता था, तो वो उसको उन्होंने बोला कि वी हैव अ हाइब्रिड रिजीम। उसने एडमिट किया जाके वहाँ अभी 2 महीने पहले। तो ये हाइब्रिड रिजीम की नींव भी जरदारी नहीं रखी। बेनज़ीर भुट्टो के दोनों भाई थे, उनको किसने मरवाया? सिंध पुलिस का यूज करके मरवाया। ठीक है, उनके घर के सामने उनका एनकाउंटर कराया, जिसका बाप ऑलरेडी फांसी चढ़ चुका था। ठीक है, तो वो किसने मरवाया? अल जुल्फ़िकार जो खड़ी हुई थी, जो इसके मरने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, उसको ख़त्म करने का काम में सबसे बड़ा जो सहयोग दिया आर्मी को, वो जरदारी ने दिया। क्योंकि जरदारी को पता था कि जब तक भाई जिंदा है, भुट्टो की लेगेसी बेटी को तो मिलेगी नहीं, तो भाइयों को मरवाया। तो पहले ही प्लेयर है ये, पहले से ही। हाँ, तो इसने उनको मरवाया। उनको मरवा के इसने 2 काम किए। एक, अपना उल्लू सीधा किया कि बीवी जो है वो आ गई पावर में, और दूसरा ISI की और पाकिस्तान की जो अल जुल्फ़िकार वाली प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। ठीक है, तो लेकिन ये भी तो कई साल जेल में रहा, 10-12 साल, 13 साल इसको जेल में रखा था। ठीक है, उसकी जुबान तक काट दी थी। इसकी आसिफ अली जरदारी। हाँ, उसकी फोटो अवेलेबल है, अपने एडिटर को बोलना लगाएगा। ठीक है, गूगल में मिल जाएगी। तो उसकी जुबान तक काटी थी इन्होंने। तो फिर ये कैसे, मतलब देखिए, यही है ना अप्स एंड डाउन्स पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। एक समय था जब दोनों का उल्लू सीधा हो रहा था, तो कोलैबोरेशन थी। ठीक है, फिर जब लगा कि नहीं, अब ये ज़्यादा उछल रहा है, बेनज़ीर जो है वो लीग से बाहर जा रही है, तो बेनज़ीर को टाइट करने के लिए इसको उठा लिया। ये तो ही नेवर वांटेड टू फाइट अगेंस्ट आर्मी। ये बेनज़ीर की जो जमहूरियत की मोहब्बत थी, कि लोकतंत्र से जो प्यार था उनका, उसके चक्कर में बेचारा रेल दिया गया ना, वरना ये तो कभी नहीं चाहता था। और बेनज़ीर ने ये बात अपने काफ़ी सारे क्लोज एड्स को बोली, जिन्होंने अपनी बुक्स में और अपने इंटरव्यूज़ में कई बार पुराने जो बेनज़ीर कलीग्स थे उन्होंने लिखे हुए हैं कि बेनज़ीर हमेशा ये कहती थी कि जरदारी बोलता है कि यू नो दैट यू कांट विन अगेंस्ट देम, देन वाई फाइट देम। ठीक है, जब आप उनसे जीत नहीं सकते, आपको पता है, तो आप उनसे लड़ क्यों रहे हो? उनसे लड़ो मत। तो यही बात है। और जब बेनज़ीर मरी, तो बेनज़ीर के मरने के बाद जो नारा सिंध में लगा, वो क्या लगा? पाकिस्तान ना खप्पे, यानी कि पाकिस्तान अब नहीं हमको चाहिए, अब सिंधु देश चाहिए। ठीक है, ये कब किसने? बेनज़ीर सिंध की आवाम ने लगाया। ठीक है, सिंध की आवाम ने कहा कि यार, पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मारा, अब उसकी बेटी को, दोनों बेटों को मारा, अब उसकी एक बेटी बची थी उसको भी मार दिया इन्होंने। ना खप्पे का नारा दिया। तो उस समय जरदारी खड़ा हुआ, और ये लग रहा था कि उस समय ये मूवमेंट थी कि अगर ये बीच में ना आता, तो सिंधु देश की मूवमेंट कभी भी शांत ना होती, और सिंधु, मतलब पाकिस्तान आर्मी के बस का नहीं था कंट्रोल करना वो मूवमेंट।
लेकिन उस समय जरदारी खड़ा हुआ और जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा दे दिया, ठीक है। तो वहाँ पे भी इनके काम कौन आया? जरदारी आया। तो जरदारी ने पाकिस्तान में जो मुहाजिर, जो कि कराची जो उनकी कॉमर्शियल या फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान की, वहाँ चूंकि हमेशा से MQM का, अल्ताफ हुसैन का कब्जा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसने लियारी में अपने गुंडे पाले, ठीक। और लियारी में जो गुंडे थे, चाहे वो रहमान डकैत हो, चाहे वो उज़ैर बलोच हो, ठीक है, इनको सबको यूज़ किया उसने। किस काम के लिए? सिर्फ एक काम के लिए कि MQM के लीडर्स को मारो, इनको उठाओ, ठीक है। जो MQM के, तो MQM के बहुत सारे क्लोज लोग, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो मुहाजिर बिजनेसमैन थे, उनकी किडनैपिंग करवाई कराची से। उनमें से जो लोग भी कभी जाते थे जरदारी के पास, ये ऑन रिकॉर्ड है चीज़ें, अगर वो जरदारी के पास चले गए कि हमको इन्होंने उठा लिया है, मेरे बेटे को या मेरी बेटी को उठा लिया है या मेरे भाई को उठा लिया है, तो जरदारी जो है वो हमेशा यही कहता था कि जी देखें, हम आपकी उनसे बात करा देते हैं, ठीक है, आप पैसा दे दीजिए इनको, ठीक है, इनकी सिक्योरिटी गारंटी हमारी है कि आपके बच्चे को होगा कुछ नहीं। अच्छा। जरदारी ने कभी ये नहीं कहा कि अरे ऐसे कैसे उठा लिया, मैं अभी भेजता हूँ, नहीं। तो वो जो इंडस्ट्री थी किडनैपिंग की, अगवा बराए तावान, जो एक वर्ड कराची के किसी भी इंसान से आप पूछेंगे अगवा बराए तावान, तो वो आपको बताएंगे कि ये हम तो सबसे बड़े पुराने विक्टिम हैं इसके, ठीक है। तो उन जो बिजनेसमैन थे, अच्छा, इसमें सबका फायदा हो रहा था क्योंकि जब ये उठाए जाते थे कराची के अलग अलग इलाकों से, तो इनको एक सेफ एरिया चाहिए था रहने के लिए, ठीक है, जहाँ से कोई उठा ना सके, जहाँ से कुछ ना कर सके। तो वहाँ पे एंट्री होती है पाकिस्तान आर्मी की और ISI की। पाकिस्तान आर्मी का आपको पता है DHA, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी रियल स्टेट की तो सबसे बड़ी प्लेयर है, बिल्कुल, ठीक है। तो उनका बिजनेस चमका, कराची में DHAs बनने शुरू हुए। आज की डेट में कराची में जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सारे के सारे कहाँ रहते हैं? सब DHA में रहते हैं। DHA में इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो समुद्र के किनारे जमीन खरीद के बंगलो नहीं बनवा सकते। सिक्योरिटी जो उनको पता है कि DHA में रहने से जो सिक्योरिटी DHA देगा वो और कोई नहीं दे सकता, ठीक है। और DHA में घुसने का औकात किसी डकैत की नहीं है, ठीक है। तो और ये जितने भी क्रिमिनल्स थे, ठीक है, ये सारे के सारे किसके पाले हुए थे? ISI के। इनको सबको ISI MI ये चलाते थे, आज भी चलाते हैं। उज़ैर बलोच को हमेशा लोग जोड़ देते हैं पीपल्स पार्टी से, जरदारी से। आज भी उज़ैर बलोच जो है कराची के, अगर कभी वो जेल में भी चला गया तो जेल में जिस लेविश तरीके से वो रहता है, ठीक है, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनकी गवर्नमेंट है, जरदारी की। तो ये सबसे पहली बात, तो ये सारे के सारे क्रिमिनल्स थे। इनको या तो मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इस्तेमाल किया या ISI ने यूज़ किया है, ठीक है, या जो जरदारी है, जरदारी ने यूज़ किया है। और इनके रेजिस्टेंस में खड़ा हुआ एक आर्म्ड ग्रुप मुहाजिरों का मुत्तहिदा के अंदर, ठीक है, MQM के अंदर। आज भी आप पाकिस्तानी मीडिया खोलेंगे तो वहाँ हमेशा बात होगी कि भाई बोरीबंद लाशें, ठीक है, और भत्ता, ये सारी चीज़ें। तो MQM ने फिर वही काम शुरू किया। जब MQM ने कहा जब इसी से सर्वाइवल है तो हम भी करते हैं, तो MQM ने भी फिर आर्म्स बांटे। और MQM को फिर भाई अगर आप हथियार उठाना चाहते हैं तो आपको देने वालों की तो कमी नहीं है। अगर उज़ैर बलोच को, रहमान डकैत को, इनको हथियार देने वालों की और हथियार सप्लाई करने वालों की कमी नहीं थी, तो सामने वाली पार्टी को भी कोई कमी नहीं थी। तो उन्होंने भी भाई जिन भी देशों से कांटेक्ट किया हो उन्होंने वहाँ से फिर लिए, और फिर सेम काम जो वो करते थे फिर इन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी MQM, जिसमें सारी लीडरशिप, इकलौती मूवमेंट है, मतलब मैं कहूँगा पूरे पाकिस्तान में, जिसमें जेन्युइन मिडिल क्लास लड़के पॉलिटिशियंस बने, MPAs बने, MNAs बने, यानी सांसद और विधायक बने, मंत्री बने। तो वो सारा का सारा जो है वो सिर्फ वही थी, लेकिन उनको भी एंड में हथियार उठाना पड़ा। तो और ये कहना कि जो लियारी पे राज करेगा वो कराची पे राज करेगा, ये एक नंबर की झूठ है बात। मतलब वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। और ये भी कहना कि जो अपोजिट हो गया ना, तो कराची उनके दुश्मन राज कर रहे थे कराची पे। हाँ, तो कराची पे जो राज करेगा वो पाकिस्तान पे राज करेगा, तो कराची पे तो मुहाजिर राज करते हैं, MQM राज करती है। तो लेकिन उनकी औकात क्या है पाकिस्तान में?
क्या औकात है यार, मेजॉरिटी सीटें तो जो है वो पंजाब में है, तो ये कैसे पाकिस्तान पे राज करेंगे? ठीक, तो मुझे तो एक समझ में नहीं आता कि इतना सारा इलेक्शन और ये तामझाम दिखा रखा है, वैसे तो रियलिटी में कुछ है नहीं ना इलेक्शन। जो तो आईएसआई चाहती है वो सरकार बनती है, जैसे चाहती है वैसे बनती है, तो ये इतना इतना क्यों वो दिखा रखा है भाई इलेक्शन? भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो 71 के बाद हुए ही नहीं कभी ना, एग्जैक्टली। कभी नहीं हुए कोई भी इलेक्शन फ्री एंड तो फेयर। कौन कहाँ पे राज करेगा, ये तो ऐसा ही डिसाइड कर रही है। हाँ। ये लहरी कहाँ पे मतलब डिसाइड करेगा इस बात? अभी जो गवर्नमेंट है किसने डिसाइड की है कौन राज कर रहा है? इससे पिछली वाली किसने की थी? भाई ये फॉर्म 47 से आई है, पिछली वाली आरटीएस सिस्टम बिठा के आई थी। ठीक है, तो मतलब इलेक्शन तो सारे ही रिग्ड है ना। अगर फ्री एंड फेयर होते तो खैबर पख्तूनख्वा में जो है कि ये इमरान खान की गवर्नमेंट कभी ना बनती, खैबर पख्तूनख्वा में एएनपी की गवर्नमेंट होती। ट्रू। लेकिन उनकी वहाँ गवर्नमेंट भी नहीं है, और एएनपी के मेरे ख्याल से जो टॉप लीडरशिप है वो तो 70 से 80% मार दी है उन्होंने। ठीक, तो आप मुझे बताइए कि फिर ये तो तमाशा है। आप हमेशा एक चीज़ देखिएगा कि जिसकी भी गवर्नमेंट वहाँ पे आएगी इस्लामाबाद में, सेंटर में जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी, पीओजेके में गिलगित बल्तिस्तान में भी उसी की गवर्नमेंट आएगी। तो ये एक्चुअली में दिखाता है कि सबसे ज़्यादा कंसर्न जो है पाकिस्तान स्टेट वो किसके ऊपर है। वो कभी ये करेंगे ही नहीं कि यहाँ पे किसी गवर्नमेंट आ जाए और पीओजेके में और गिलगित बल्तिस्तान में किसी और की गवर्नमेंट हो। वो जिसको सेंटर में लाएंगे उन्हीं के लोग वहाँ पे लाते हैं। तो पीओजेके में जैसे प्रधानमंत्री बनाते हैं ना, ये वजीर आजम एक और होता है वहाँ पीओजेके का। पीओजेके की पता है इतिहास में आज तक एक भी कश्मीरी प्रधानमंत्री नहीं बना है। पंजाबी रहे, सारे के सारे पंजाबी हैं, सारे के सारे पंजाबी हैं। तो ये जो सारा का सारा फ्रॉड है वो पाकिस्तानी स्टेट। और ठीक है, मैं क्रिएटर्स को डिस नहीं कर रहा हूँ, मूवी है, ठीक है, आप मूवी में आप एक क्रिएटिव लिबर्टी लेते हो, ठीक है, कि यार अच्छा डायलॉग कैसे आएगा, ठीक है, मतलब कैचिंग डायलॉग क्या होगा, तो आपको वो क्रिएटिव लिबर्टी थोड़ा आप लेते हो और वो है। और मूवी में ये मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, ये एक्चुअली में ये है ना। और वो ट्रू इवेंट्स की जो ट्रू फुटेज है, हाँ, वो भी उसमें एम्बेड की गई है, हाँ, कहीं तो बेस्ड है। अब लोगों को ये नहीं पता चल रहा है, हाँ, कि असली क्या है और नकली क्या है। हाँ, तो वो बेस है उसके ऊपर, बट है कहानी तो फिक्शनल ही ना। हाँ, इट इज अ वर्क ऑफ फिक्शन, बट इट इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। ठीक है, तो उतना क्रिएटिव लिबर्टी आप फिल्म मेकर्स को देंगे ना यार, उनको कमर्शियल वायबिलिटी भी तो देखनी है ना। हाँ, लेकिन मतलब हमारा भी एक तरीके यार देखो सोशल मीडिया पे लोग क्या बना दें, एग्जैक्टली इसके लिए फिल्म मेकर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ। उसी का तो एक इशू आ रहा है अभी, जो सबसे बड़ा उसमें ये कौन सा मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है और कौन सा सही इन्फॉर्मेशन है, ये लोगों ने मिक्सअप कर दिया है। हाँ, कि जो ट्रू नहीं है उसको भी मतलब ट्रू बना दिया गया है। और अब लेकिन अब एक चीज, अब देखो अगर रियलिटी में जाओगे तो अब वही देख लो ना कि यार अब अल्ताफ हुसैन है ही नहीं मूवी में कहीं। हाँ, ये वो वाली बात है कि पहले तो हमने डिस्कस किया कि भाई क्या है मूवी में, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब अल्ताफ हुसैन तो है ही नहीं मूवी में। ठीक है, और इसमें जो वो उसका राकेश बेदी का जो रोल है, हाँ, वो उसने बेसिकली नबील गबोल का रोल किया है। ठीक है, तो ये नबील गबोल को देखना, वो हलवाई टाइप का है, गोल मटोल। हाँ, उसने एक बार मेरी डिफेंस ऑफेंस के खिलाफ बयान दिया था। अच्छा। हाँ, एक मैंने डिफेंस ऑफेंस में एक वीडियो किया था जिसमें मैंने उसको कोट किया था कि नबील गबोल ने बोला है कि इमरान खान जो है तो नशेई है, नशा करता है। ठीक है, और ये तो इस पे वो उसने अपनी सफाई दी थी कि इमरान खान मुल्क का वजीर आज़म है और ये जो कह रहा है ये झूठ कह रहे हैं और मैं जो है इस पे ये देता हूँ वो देता हूँ। तो अब ठीक है, उसने वो कोई देखा होगा, उसने वीडियो वहाँ पे किसी ने शेयर किया होगा उसके साथ। पाकिस्तानी तो बहुत देखते हैं डिफेंसिव ऑफेंस, तो उसने इस पर स्टेटमेंट दी। तो बेसिकली इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन। ठीक है, अब आपने कैरेक्टर्स सही पकड़े हैं, उनके नाम सही हैं, ठीक है, कुछ चेंज भी किया है। बेनज़ीर का हस्बैंड का नाम बदल दिया इन्होंने, क्योंकि जरवारी ऐसा कुछ नाम। ठीक है, तो आतिफ अली जरवारी। हाँ, तो अच्छा, तो बेनज़ीर का भी नाम चेंज कर देते, फोटो उसकी लगा रखी है बेनज़ीर की, उसका पति किसी और को दिखा दिया। तो ये तो ठीक है, वो तो क्रिएटिव लिबर्टी आप जितना चाहो उतना ले लो। तो ये है कहानी कराची की। और कराची आज भी, कराची में अगर आप चले जाइए तो कराची में कराची ISI और MI के लिए सबसे प्राइस पोस्टिंग है आफ्टर क्वेटा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि क्वेटा में क्या है कि बलूचिस्तान में पैसा बहुत है, क्योंकि नेचुरल मिनरल्स हैं और
जो ऑयल की स्मगलिंग होती है ईरान से पूरे पाकिस्तान में, 14% ज़्यादा ऑयल पाकिस्तान में स्मगल होके आता है जो ईरान से आता है पौने पौने दाम पे। तो वो इमेजिन करो कि ISI वाले और रेंजर्स और AFC वाले कितना पैसा कमाते होंगे उसमें, ठीक है। प्लस जो बलूचिस्तान के जो में अगर आपको माइनिंग करनी है, आप कोई भी बिजनेस करते हो तो उसका आपको एक हिस्सा भत्ता उनको देना होता है, उससे कितना पैसा आता है। फिर देन बलूचिस्तान के अंदर आप जितना भी जो भी पैसे वाले लोग हैं, जो सरदार वरदार हैं, तो उनके बच्चे जो किडनैप विडनैप होते हैं या इस टाइप से चीज़ें हैं, उनसे कितना प्रोटेक्शन मनी लेते हैं ये। प्लस बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का जो अपना बजट है उसमें कितना पैसा कमाते हैं ये। तो ये हमेशा से पाकिस्तान आर्मी में MI हो चाहे ISI हो, ये 2 पोस्टिंग सबसे ज़्यादा प्राइज्ड हैं, नंबर 1 नंबर 2, वो क्वेटा और कराची है। कराची में इसलिए क्योंकि वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत है, मतलब आधे से ज़्यादा कराची को पाइप्ड वाटर नहीं है। तो टैंकर माफिया है, आप सोचो कितना बड़ा, ठीक है। वो टैंकर माफिया कौन चलवा रहा है, उसका पैसा कहाँ जा रहा है। तो ये इतना अनअकाउंटेड मनी, इतना पैसा जनरेट होता है इन दोनों शहर में कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो वो कभी भी इन 2 जगहों को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। बट आपने कहा कि कराची इतना पैसा है वहाँ पे, जो इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ पे पोस्टिंग मिले, लेकिन गवर्नेंस एकदम खराब है वहाँ की, बुरा हाल है। यार मुझे बात बताओ, गवर्नेंस होगी तो पैसा कहाँ से आएगा? किस बात का पैसा आएगा? गवर्नेंस होगी तो फिर पाइप्ड वाटर होगा, गवर्नेंस होगी तो चीजें, इलीगल पैसा नहीं होएगा। हाँ, फिर इलीगल नहीं आएगा ना, तो फिर अच्छा हर जगह माफिया नहीं हो पाएगा, माफिया नहीं क्रिएट कर पाओगे। अभी जो कराची कोर है, उसका जो लेफ्टिनेंट जनरल वहां जो बैठता है, तो वो वहां कराची कोर में बैठ के क्या कर रहा है? कराची में कौन सी वॉर हो रही है? कराची में क्या चल रहा है? कराची में कोर मतलब किस बात का कोर है वहां पे? तो ये बात समझने वाली है। और फिर कस्टम्स, बिन कासिम पोर्ट कराची में है, तो कस्टम से कितना पैसा जनरेट होता है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, ठीक है। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि वो कितना पैसा जनरेट हो रहा है और सारा पैसा कहाँ जा रहा है। अच्छा, ये जैसे टैंकर माफिया की बात की, हमारे दिल्ली में भी बात होती थी टैंकर माफिया 5-6 साल पहले। जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो हम कंपेयर करने लगते हैं, बट क्या कोई कंपैरिजन है? जिस तरीके का गवर्नेंस, करप्शन जब पाकिस्तान के कराची में आपको दिखता है, क्या उसका कोई भी पैरेलल हम देख पाते हैं? गवर्नेंस का क्राइसिस लगा लो, चाहे हम वैसे कंप्लेंट बहुत करते हैं दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, अभी हवा की बातें हो रही हैं, फिर मॉनसून में पानी की बातें होती हैं कि पानी भर गया। तो क्या वो कंपेरेबल है कुछ, या गवर्नेंस का इतना भट्ठा बैठा हुआ है कराची जैसे शहर में कि हम इंडिया में सोच भी नहीं सकते? नहीं, आप नहीं सोच सकते, वो आप कंपेयर नहीं कर सकते। आपके यहाँ पे मुंबई में भी कुछ जगह हैं जहाँ पे टैंकर से पानी जाता है, ठीक। तो वो जगह, जैसे वहाँ पे पाइप्ड वाटर की वायबिलिटी बहुत मुश्किल है, ठीक है। जैसे मुंबई में आरे कॉलोनी एक एरिया है, तो वहाँ पे पानी पहुँचाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो वो थोड़ा हिल स्टेशन टाइप, मतलब एक हिली एरिया है, ठीक है। तो आप कैसे वो अपवर्ड स्ट्रीम कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, ये एक चैलेंज है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। या कच्ची बस्ती, इलीगल बस्ती लोगों ने बसा दी है, अब जो बस्ती है ही नहीं पेपर पे, वहां पाइप वाटर पहुंचाओगे कैसे? सही बात है। या तो उसको रिकॉग्नाइज, या तो उसको रेगुलराइज करो, रेगुलराइज करके उनका स्वामित्व मानो लोगों का उन जमीनों पे, तब तो आप वहां पे पाइप वाटर पहुंचाओ। तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है कि लार्ज स्केल पे नहीं है, ये छुटमुट एरियाज हैं, इलीगल सेटलमेंट्स हैं, वहां पे है। वहां पे मैं कह रहा हूँ यार, आधे शहर के पास नहीं है, आधी आबादी के पास नहीं है, ठीक है। नल है, कनेक्शन है पानी का, रेगुलराइज्ड है, नल है, पानी भी आना चाहिए, लेकिन आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? मना किया हुआ है, नहीं देना पानी। नल में जाएगा तो फिर टैंकर से खरीदेंगे क्यों? और वो टैंकर माफिया भी कहीं ना कहीं आर्मी, ISI ऑपरेट भाई, यही आप देख लो कि आसिम मुनीर और फैज हमीद की लड़ाई कब हुई? आसिम मुनीर और फैज हमीद की लड़ाई कब हुई? कराची में हुई, जब दोनों की पोस्टिंग कराची में थी। वो ISI में था, ये MI में था। ये अपनी ISI की डेस्क हेड कर रहा था और ये MI की कर रहा था। दोनों सेक्टर कमांडर थे। क्यों हुई इनकी लड़ाई?
इसी सब चक्कर में, पैसे में। अच्छा, हाँ, तब से ही इनकी चल रही है। तब से चल रही है, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं तो डिफेंस ऑफेंस पे ये कहानी मैंने आज से जब ये आर्मी चीफ बना था तब बताई थी मैंने, हाँ। कि फैज हमीद की और इनकी लड़ाई तब की है। अब उसको जेल में डाल दिया 14 साल के लिए। ठीक है, अब देख लो 2 साल बाद उसने किया क्या उसके साथ, 2.5 साल बाद, 1 साल बाद उसने अरेस्ट कर लिया, हाँ। साल भर से जेल में था। अब देख लो उसके साथ अब क्या कर रहे हैं, 14 साल की भी सजा हुई है। और अभी तो टॉप सिटी वाले केस में हुई है। टॉप सिटी वाला केस में सबसे पहले डिफेंस ऑफिस नहीं बताया था। क्या है ये टॉप सिटी वाला केस? अरे यार, टॉप सिटी वाला केस, उसके ऊपर तो मैंने पूरा वीडियो किया है, तो बट इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ, ठीक है। कंवर मुइज नाम का एक मुहाजिर बिजनेसमैन है कराची का। उसने जो है जमीन ली हुई थी टॉप सिटी की, और उसने भी कोई बहुत शराफत से और बहुत उससे नहीं ली थी। उसने भी धोखा करके एक बेवा औरत थी, उससे उसने वो जमीन हथियाई थी आधे पौने दाम पे। और उसने ये सारी की सारी जो एक वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के आउटर रीजन में वो बसा रहा था। कई सौ एकड़ का वो प्रोजेक्ट था रेजिडेंशियल। और उसको धमकी मिल रही थी उस औरत को जिसकी ज़मीन थी, तो वो बेचारी डर के मारे वो जान बचा के अपनी लंदन भाग गई वो। और इसको नजफ हमीद, जो फैज़ हमीद का जो भाई है बड़ा, नजफ हमीद को मालूम चला, क्योंकि वो लैंड और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में काम करता था, तो उसको मालूम चला कि ऐसा ऐसा है वहाँ पे। तो उसने जो है अपने भाई को बताया कि बड़ी आसामी है, मुहाजिर है, पंजाबी तो है भी नहीं है, ठीक है। तो इसने कहा ठीक है, उसका कहीं से एड्रेस वगैरह निकलवाया, ISI वालों को दिया। ISI को ने रेंजर्स बुलाई और रेंजर्स वालों को घर में उसके भेजा। पहले उसके घर के बजाय दूसरी वाली लेन में घुस गए ये किसी के घर में, सरदार जी के। अच्छा, ठीक है। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई पॉलिटिशियन था, ठीक है, पेपर वाला, ठीक है। हाँ। तो उसके घर में घुस गए, तो कहे कि, और उसके यहाँ छापा मारना शुरू कर दिया, रेड मारनी। तो उनको मालूम लगा ये तो सरदार है। तो उन्होंने कहा सर ये तो गलत है सर, सरदार कह रहे पीछे वाली लेन में, तो गलत लेन में हो। तो वो पीछे वाली लेन में गए। पीछे वाली लेन में जा करके फिर उन्होंने उसके घर में घुसे, कंवर मुइज के घर में घुस के उसके बेटे की गर्दन पे बूट लगाए, बूट रख के खड़े हुए, 400 तोला सोना चोरी किया। 400 तोला था उनके पास? भाई 400 तोला सोना तो होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। वो इतना बड़ा अगर टॉप सिटी का प्रोजेक्ट लगा रहा है, 400 तोला सोना लूट के ले गए। 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश थे वो उठा ले गए, और घर में जो कीमती सामान थे वो उठा ले गए। पूरा डकैती जैसे होती है ना, बिल्कुल डकैती डाल के। और टॉप सिटी का उन्होंने कहा कि पेपर पे साइन करो और टॉप सिटी प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र करो अब साहब के नाम पे। फैज़ हमीद के? नजफ हमीद के। अच्छा, उसके भाई के। ठीक है, कि भाई उनको दो। तो अब बवाल मचा, क्योंकि कंवर मुइज जो है ये दोस्त था फैसल वाडा का, और फैसल वाडा दोस्त था आसिम मुनीर का। ठीक है, और इसके प्रोजेक्ट में पैसा जो है वो उधर भी था। तो फिर आसिम मुनीर ने, फैसल वाडा ने आसिम मुनीर को बोला। तो ये रेड वेड 2017 की बात है, ठीक है। तो इसने फिर ये उसको बोला कि तुम कोर्ट जाओ, मैं कराता हूँ वकील। तो ये वकील मिले इसको, और केस चला, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में फिर फैज़ हमीद को समझ में आया कि ये गड़बड़ हो गई है, तो इसने फिर कई बार उसको अप्रोच करवाया कि साहब से एक बार मिल लो फैज़ हमीद से, ठीक है। नजफ हमीद ने ऑफर किया कि वो सोना और कैश वापस नहीं देंगे, बाकी सारा सामान दे देंगे। बाकी क्या बचा? ये बातें उसने कोर्ट में बोली, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर बोली हैं कंवर मुइज ने। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड है, उसने ये बयान दिया कि नजफ हमीद ने कहा कि 400 तोला सोना और कैश वापस नहीं करेंगे, बाकी सारा सामान दे देंगे, तुम बस साहब से एक बार मिल लो, ठीक है, और ज़मीनें भी तुम्हारी वापस कर देंगे। ठीक, तो नहीं साहब, और वो कहा नहीं, उसको भी बैकिंग थी, तो नहीं माना वो। और उसी केस में अभी 14 साल की इसको सज़ा हो गई टॉप सिटी में, कि भाई आपने पाकिस्तान फौज को इस्तेमाल किया ज़मीन का। ऐसा भी नहीं, पहली बार है।
सारे ही फौजी ऐसे ही करते हैं। हाँ। उसने कोई नई चीज नहीं की। लेकिन वो उसका दुश्मन था, तो उसको फंसाना था उसको। ठीक है, तो अब उसने उसी केस में इसको सजा करा दी है। ठीक। दूसरी बात, अब आप देख लीजिए कि जो 9 मई वाला केस है जिसमें इन्होंने हमला कराया GHQ रावलपिंडी पे, ISI के सेफ हाउसेस पे हमला हुआ, उनके जो सेक्टर के जो ऑफिसेस थे वहां पे हमला हुआ ISI के, तो 9 मई का तो अभी केस की हियरिंग क्लोज ही नहीं हुई ना, उसमें तो अभी सजा होनी है। उसमें तो और भी खतरनाक हो सकता है। एग्जैक्टली, उसमें तो कैपिटल पनिशमेंट है, क्योंकि वो तो गद्दारी है, ये तो देशद्रोह नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार है। वो गद्दारी का मुकदमा, उसमें आर्टिकल 6 लगेगा पाकिस्तान का, तो ताजीराते पाकिस्तान जो है। बट ये सारी दुश्मनी एक तरीके से तब की भी, मतलब ये तो तब से चली आ रही है, लेकिन कराची की देन है। हाँ, बट तो ये वही मैं कह रहा था कि कराची की शुरुआत कराची से हुई, जब दोनों वहां पे सेक्टर कमांडर थे, और फिर वहां भी नहीं सुधरा ना ये। उसके बाद भी जैसे जिस तरीके से इमरान खान को वो करने की कोशिश, उसी खुन्नस को निकालने के लिए फैज हमीद ने इमरान खान से बोल के दबाव बनवाया कि आसिम मुनीर को हटवा करके मुझे ISI चीफ लगवाओ, ताकि मतलब ये एस्टेब्लिश हो सके कि देख तेरी औकात हमने नाप दी। ठीक है, तो आसिम मुनीर ने एक्चुअली, जो सबसे ज्यादा आसिम मुनीर को जो लगा वो यही ना कि यार इसने साले ने इतने साल बाद आकर के आखिर मुझे को ह्यूमिलिएट किया नेशनल लेवल पे। ठीक है, और वो लड़ाई तब की शुरू हुई, और पहले इसका हाथ भारी पड़ा तो इसने हटवा लिया। अब ये आर्मी चीफ, फिर आर्मी चीफ पे आए, फैज़ हमीद ने खुद जा कर के मतलब अपने बंदे भेजे वहाँ पे, और अपने बंदे भेज के लंदन में नवाज शरीफ को बोला कि साहब मेरे को आर्मी चीफ बनवा दो, शहबाज से बोल के। कहते इमरान खान की तो जितनी पोल पट्टी मैं जानता हूँ उतना तो जानता ही कोई नहीं है भाई, उसके सारे गलत काम तो मैंने ही किए हैं, एज अ DGC भी और एज अ DG ISI भी। और फिर जब कोर कमांडर पेशावर बन के गया तो उसकी जो वहाँ की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके भी सारे कारनामे मैं ही जानता हूँ। कहते मैं तो इमरान खान की पार्टी खत्म कर दूंगा, आप क्यों परेशान हो। लेकिन वो ट्रस्ट करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके पहले मोहसिन बेग जा चुका था, जो जिना अखबार निकालता है इस्लामाबाद से। ठीक है, इमरान खान का पुराना पार्टी का मेंबर था और फाइनेंसर था, पैसे लाता था इमरान खान की पार्टी के लिए। उसके घर में घुस करके इन्होंने बड़ी बवाल किया था, उसको अरेस्ट करवाया था इमरान खान ने, अपनी गवर्नमेंट ने। तो मोहसिन बेग ने बड़ा एक तारीखी जुमला बोला था कि इमरान खान तू तो गियो। ठीक है, तो उसी के बाद ये सीधा जब जेल से निकला तो जेल से निकल के सीधा लंदन गया, और लंदन पहुंच करके, और उसको भेजा किसने था, इसको भेजा था आसिम मुनीर ने मोहसिन बेग को। ठीक है, तो मोहसिन बेग को भेजा, मोहसिन बेग लंदन गया, लंदन जा करके नवाज शरीफ को बोला कि आप आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनवाओ। ठीक है, कहते हैं इमरान खान और इमरान खान की पूरी पार्टी का ये ख़त्म करने की जिम्मेदारी आसिम मुनीर की है। ठीक है, तो अगर आप अपने एडिटर से कहेंगे कि मोहसिन बेग एंड आसिम मुनीर डालें तो इंटरनेट पे उसको उसकी भी फ़ोटो दोनों की मिल जाएगी साथ में। ठीक है, और ये फ़ोटो पहले की है जब वो आर्मी चीफ नहीं बना था। चलो ये अच्छी बात है कि आपने बोला कि एडिटर को बोलें, ताकि मुझे ना बोलना पड़े, अब वो खुद सुनेगा तो खुद ही डाल देगा। तो ये गेम अब अंतर क्या था, फैज़ हमीद जो गेम ओवरटली खेल रहा था, ठीक है, लाउडनेस के साथ खेल रहा था, मीडिया के सामने इतना ज़्यादा विजिबल था, वो सारे खेल आसिम मुनीर चुपचाप साइलेंटली खेल रहा था। इसीलिए आसिम मुनीर को मैंने आपके ही प्रोग्राम पे कहा था कि आसिम मुनीर इज एन इंटेलिजेंस मैन। उसको पता है कि ये गेम खेला कैसे जाता है। ठीक है, तो वो अपने पत्ते हमेशा से खेलते आया है, क्वाइटली खेलते आया है, शांति से खेलते आया है। और मैंने यही चीज़ कही थी जब ये आर्मी चीफ बना था, आपके ही प्रोग्राम में शायद मैंने कहा था, मैंने कहा कि इंडिया में लोग उसको मैं कहूँगा कि उसको मिसजज कर रहे हैं। ठीक है, ही इज़ नॉट एन अंडरडॉग। ठीक है, ही इज़ द डॉग, ही इज़ द डॉग। और देख लो उसने क्या क्या, आप छोड़ दो, आप वो फील्ड मार्शल है जो भी है, एक इंडियन पर्सपेक्टिव छोड़ो, एज अ पाकिस्तानी सोचो, पाकिस्तान में जो जो उसको अचीव करना था उसने अचीव किया या नहीं किया। पाकिस्तान में जो पिछले जितने आर्मी चीफ हुए हैं उनमें से जो कोई नहीं अचीव कर पाया, हर चीज उसने अचीव की है कि नहीं। फील्ड मार्शल तक बन गया है। ठीक है, अब तो कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गया।
इतनी पावर तो कोई किसी ने कंसोलिडेट नहीं की थी। तो मैं हमेशा इसीलिए कह रहा था, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा था। क्योंकि इंडिया में ये भी प्रॉब्लम है ना, अगर आप किसी स्मार्ट आदमी को स्मार्ट बोल दो, अगर आपका दुश्मन है, तो ये भी यार इस देश में तो अलग ही माहौल हो गया है कि मतलब वो भी देशद्रोह हो गया है। नहीं, देशद्रोह तो अभी जैसे धुरंधर मूवी है, उसमें भी अगर आप जैसे अभी पॉइंट आउट कर रहे हो कुछ चीज़ें, तो इसमें भी आप पे देशद्रोह का आरोप लग सकता है। लगा दे यार, मैं तो सोशल मीडिया छोड़ चुका हूँ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, जिसको जो दिल करे लगा दे। यूट्यूब पे सोशल मीडिया है भाई साहब। अच्छा, हम वापस जाते हैं धुरंधर मूवी पे, और उसमें एक कैरेक्टर है बहुत ही रहमान डकैत, और जैसे आपने कहा कि वो आईएसआई के पिट्ठू हैं ये सब, जो लैरी गैंग में हाँ, थे, हाँ, सारे। और वहाँ उनके संरक्षण के बिना नहीं चलते, और उन्होंने इसी रीज़न की वजह से खड़ा किया है उनको एमक्यूएम के खिलाफ। अब जो मूवी में दिखाया गया है कि उनको तो शेर बलोच दिखाया है, और वो तो ऐसे मतलब सब रिस्पेक्टेड, और वहाँ पे जाते हैं तो वो जो मतलब वहाँ के सबसे बड़े लीडर हैं। देखो रहमान डकैत तो चाहे ये हो उज़ैर बलोच, बलोचिस्तान तो जाते हैं। उज़ैर बलोच के पास बाय द वे 2 पासपोर्ट है, एक पाकिस्तानी और एक ईरानियन, क्योंकि पाकिस्तान में वो ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड है। तो उज़ैर बलोच के पास एक ईरानियन नागरिकता है और एक पाकिस्तानी नागरिकता है, 2 पासपोर्ट हैं उसके पास। तो ईरान भी और बलोचिस्तान भी, दोनों जगह ये जाते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं जाते। बट शेर बलोच कुछ ज़्यादा हो गया है, ठीक है। ईरान के पास भी सिस्तान प्रोविंस जो है वो बलोचों का ही एरिया है, ठीक है। और ईरान के साथ जो जरदारी की क्लोज कनेक्शंस हैं वो भी किसी से ढके छिपे नहीं है, क्योंकि बेसिकली भुट्टो आर शिया, ठीक है। तो वो उनके रिलेशंस भी बहुत पुराने। पाकिस्तान ईरान जो गैस पाइपलाइन थी वो जरदारी की ही गवर्नमेंट में वो एग्रीमेंट हुआ, लेकिन वो पूरी आज तक नहीं हुई। जरदारी जब पिछली बार प्रेसिडेंट था तब का है वो प्रोजेक्ट। ईरान ने अपनी साइड में तब का बना के कंप्लीट किया हुआ, पाकिस्तानी साइड में आज तक नहीं बनी, क्योंकि फिर सऊदी अरबिया वाले कहेगी तुम गैस ईरान से खरीदोगे, तेल नहीं चाहिए, ठीक है भाई, एड हम देते हैं, तुम्हारे बैंकरप्ट होते हैं, पैसा हम देते हैं, अमेरिका सैंक्शन लगाता है, फ्री का मुफ्त का तेल हम तुमको देते हैं, हज उम्रा करने हमारे यहाँ आते हो, और गैस तुम ईरान से खरीदोगे। तो ईरान ने अपने साइड की बना दी, आर्मी ने पाकिस्तान के साइड की किसी गवर्नमेंट को बनाने नहीं दी, ठीक है। तो ये कनेक्शन तो रहा है। बट शेर बलोच, यार बलोचिस्तान में कोई ऐसा ट्राई टू अंडरस्टैंड, बलोचिस्तान एक ऐसा सूबा है जहाँ पे अलग अलग कबीले हैं, कबाइल हैं, मरी हैं, बुगती हैं, रईसानी हैं, ये अलग अलग कबीले हैं, हर कबीले का अपना एक सरदार है, ठीक है। तो अब अताउल्ला मेंगल जो है वो अपने कबीले का मेंगल कबीले का सरदार है, ठीक है। ब्राह्मदाग बुगती है भाई, वो बुगती कबीले का सरदार बन गया, ठीक है। हरब्यार का छोटा भाई मेहरान नवाब खैरबख्श मरी का बेटा है छोटा, वो अपने कबीले का सरदार है। तो और जबकि ये बात कर रहे तब तो खैरबख्श मरी भी जिंदा थे, तब तो ब्राह्मदा के दादाजी भी जिंदा थे, तब तो कौन जिंदा नहीं था, सारे जिंदा थे, ठीक है। तो अपने कबीले का शेर जो है ना उसका अपना सरदार है, ठीक है। बलोचिस्तान का कोई शेर नहीं है, बलोचिस्तान में हर कबीले का अपना एक शेर है जो उसका सरदार है, ठीक है। तो ये समझना चाहिए हमको। और क्या एक और जो चीज़ दिखाई गई है कि जो 26/11 के जैसे दिखाया है कि चलो वो तो थोड़ा फिक्शनलाइज हो सकता है कि भाई आईएसआई को इतनी ज़रूरत पड़ गई कि जो 26/11 में इस्तेमाल किए गए थे हथियार वो इनके थ्रू मंगवाए। बट उसमें ये भी दिखाया कि मेजर इकबाल जो पूरे 26/11 की चीज़ को वो लीड कर रहा था, उसकी एक भी फोटो है? ऑब्वियसली नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि क्या उनकी इतनी बड़ी औकात थी रहमान डकैत या उज़ैर बलूच की कि वो 26/11 के बेसिकली जो उनका वॉर रूम था उसमें बैठे हैं मेजर इकबाल और इन लोगों के साथ जो वहाँ पे डायरेक्शन अब यार देखो ये तो किसी ने नहीं देखा ना, बट मतलब एज अ एनालिसिस अगर करें तो क्या ये रहमान और ये लोकल गैंगस्टर थे यार वो लोकल गैंगस्टर हैं, उससे ज़्यादा उनकी औकात कुछ नहीं थी, ठीक है। जस्ट टू शो कि रणवीर का वो रिएक्शन और वो सब दिखाने वो वही मैं कह रहा हूँ, इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, ठीक। कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी जब ऑपरेशंस चलाती है, ठीक है,
ऑपरेशंस कर रही होती है, तो वो अपने जो सेफ हाउसेज हैं, ठीक है, या उनके जो प्री डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहाँ बैठ के वो करते हैं, ठीक है, जो कि किसी को नहीं पता होते, उनके अपने घर में भी किसी को नहीं पता होता, ठीक है, उनकी वाइफ उनके बच्चों को भी नहीं पता होता, ठीक है, और वहाँ पे वो प्रोफेशनल्स बैठ करके वो उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, इस तरह के काइनेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं, ठीक। अब वहाँ पे उनको बिठा करके और उनके सामने वो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि ये देखा किसी ने नहीं है, ठीक है, तो ये लिबर्टी प्रोड्यूसर ले सकता है, डायरेक्टर ले सकता है कि उसको उस सीन को कैसे क्रिएट करना हाँ है। नहीं, वो मैंने कहा कि वो तो अच्छा है, वो तो दिखाया, हाँ, जो दिखाया वो, क्योंकि लेकिन जहां तक उनकी औकात की बात है, औकात की बात तो है, इतनी उनकी औकात नहीं है, नहीं है ना, नहीं, कभी नहीं थी, आज भी नहीं और कभी तो नहीं फिर होगी। ये वाला लियारी वाला इतना क्यों पॉपुलर हुआ, मतलब कि ये इतना फॉक टेल टाइप का कैसे बन गया? और तो गैंगस्टर तो बहुत होंगे ना वहाँ पे। लियारी का क्या है ना कि अब एक वो बड़ा एक कॉन्ट्रास्टिंग एरिया हो जाता है ना, कराची में बलोचों का एक एरिया, ठीक है, और कराची में देखो, कराची दुनिया की सबसे बड़ी पश्तून सिटी है, या ठीक है मतलब लियारी में बलोच जो गैंगस्टर बने घूम रहे हैं, और जो MQM है वो पूरा मुहाजिरों का है, और उसमें सबसे बड़ी पॉपुलेशन है पश्तूनों की, जिसकी बात ही नहीं हुई है, हमने की नहीं है, ठीक है। हाँ। कराची दुनिया की सबसे बड़ी पश्तून सिटी है, सबसे ज्यादा पश्तून, इतने लाखों अफगान पाकिस्तान से निकाले, तो एक बहुत बड़ी आबादी कराची में थी, बसाई गई थी, ठीक है, जानबूझ के, उन सब को उठा के भी डिपोर्ट किया है ना ये भी, हाँ। उसके बाद भी कराची सबसे बड़ी पश्तून सिटी है, इमेजिन करो। तो मतलब इतने लोगों को ये सब इन लोगों ने बसाया था यहाँ पे, हाँ, ताकि मुहाजिर जो लोकल सिंध के लोग हैं उनकी पॉपुलेशन को काउंटर किया जा सके। नहीं, ये क्या है ना कि यार, जब पश्तून भी होंगे, बलोच भी होंगे, मुहाजिर भी होंगे, और सिंधी तो है ही है, क्योंकि सिंध का तो राजधानी है, ठीक, तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है पंजाबियों के लिए, जो ISI MI और ये सारे जो है इनके, क्योंकि ऑफिसर्स तो सारे पंजाब से आ रहे हैं, ठीक है, तो इनके लिए एक They can put one against another। हाँ, तो उन सबको आपस में एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, और फिर उनको स्ट्रिंग्स जो है बैठ के वहाँ से पुल करते हैं, और उससे पैसा, बेइंतहा पैसा जनरेट होता है, और वो जो पैसा है वो फिर सारा पंजाब में जाता है, और पंजाब में बड़े बड़े महल बनते हैं, और लंदन में और अमेरिका में जो है पेंट हाउसेस लिए जाते हैं, और आइलैंड्स खरीद लिए जाते हैं, ठीक है। सो ये एक बहुत डिफरेंट तरीके की एक स्ट्रैटेजी है अपने मुल्क में। अब कराची में तो कोई पंजाबी रहता होगा, कोई एक थोड़े बहुत रहते होंगे, 1000-2000, बट ऐसा तो कोई पंजाबी नहीं रहते ना वहाँ पे। ये SP चौधरी असलम क्या मतलब पंजाबी था? नहीं, पंजाबी नहीं है वो। चौधरी असलम, अब देखो वही बात है ना, चौधरी असलम नाम है तो उसको पंजाबी बना रहे हैं, वो पंजाबी नहीं था, ठीक है। और ये जितने भी हैं सारे के सारे कैरेक्टर्स वहाँ पे, मैंने कहा ना, सारा वो पैसे का गेम था वहाँ पे। और किसी भी एंगल से देख लो कराची को, अमेरिकन्स भी जब आए तो अपना सामान कहाँ पे डंप करते थे वॉर ऑन टेरर में? कराची में, बिन कासिम पोर्ट पे, ठीक। तो पाकिस्तान से जितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है? कराची से। जितना इंपोर्ट हो रहा है, कहाँ लैंड हो रहा है? कराची पे। तो बात वही है कि कराची में यार बहुत पैसा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, तो ठीक है यार, अब फिल्म मेकर्स को जो दिखाना हो दिखाएं, बट कराची की स्टोरी बहुत डिफरेंट है। कराची में जो यहाँ से मुहाजिर गए थे, उनकी लाइफ देख लो, डिटेरियोरेट होते 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 कहाँ तक आ गई है। पॉलिटिकली ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो कुछ कर सकती थी, वो पूरी तरह से टूट फूट करके उसको मतलब उसका बंटाधारी कर दिया MQM का इन्होंने। जो लीडरशिप थी, जो स्टैंड ले सकती थी, उनको उन्होंने टारगेटेड किलिंग में मरवा दिया सबको। सो अभी सबीन महमूद एक महाजिर, एक एक्टिविस्ट थी, उसको मरवा दिया, जो एक यंग वॉइस थी, प्रोग्रेसिव थोड़ी सी। तो किसका नाम लूँ मैं? मतलब उस MQM के 15,000 से ज़्यादा कारकुन जो है या तो मर गए हैं या गायब हैं, पता ही नहीं है वो हैं कहाँ। पॉलिटिकल वर्कर्स 15,000, इमेजिन करो, एक शहर से। दिल्ली शहर में 15,000 बंदा किसी पार्टी का गायब करके दिखाओ मुझे। दिल्ली शहर छोड़ दो, नागालैंड में किसी पॉलिटिकल पार्टी के 15,000 बंदे गायब करके दिखाओ। लाइक 15,000 फैमिली, 15,000 फैमिलीज।
तो कराची में जो गेम इन्होंने खेला है वो उसके ऊपर सीरीज बन सकती है, फिल्म नहीं बन सकती। हाँ। इसीलिए 2 पार्ट में आ रही है। अच्छा, दूसरे पार्ट में वो उजैर बलूच का जो दिखाया गया है, एक बात ये भी सुनने में आई सेकंड थी। पार्ट आ गई है? नहीं आ रही है ना। अच्छा, उसमें उजैर बलूच को दिखाएंगे? हाँ, मतलब उसी का शायद वो दिखाएंगे ना, रिवेंज वाला जो पूरा है। तो उसमें ये भी बात आई थी कि जो जाधव को पकड़वाने का जो बोला इन्होंने कि RNAW का एजेंट है जो ईरान से पकड़ा गया। नहीं, वो उजैर बलोच ही उसको उठा के लाया था वहां से। उसी ने पकड़वाया था। वो पकड़वाया क्या, आप कह रहे हो उठाया था? खुद ही उजैर बलोच ही लेके आया था उसको वहां से। तो उसको कैसे पता चला नहीं, पता तो ISI को था कि एक इंडियन है जो यहाँ पे रहता है ईरान में। ठीक है, और यहाँ पे ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, और अगर RNW में भी होगा तो ठीक है, वो भी पता करना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। अगर दूसरे देश में अगर कोई रह रहा है तो ये ओपनली रह रहा था वो तो। हाँ, ओपनली रह रहा हो और खाली इतना पता चल जाए कि ये एक्स फौजी है, ठीक है, तो उसको अब ISI को ऑफिसर बना देने में कितना टाइम लगता है? ठीक है, उसमें तो कोई टाइम नहीं लगता। तो आई एम नॉट सरप्राइज। और इसको तो खैर उजैर बलोच ने ही वहाँ से, इसने कहीं बात की होगी कि भाई हाँ मैं फौज में था, मैं भाई कहीं रह रहे हो, वहाँ रह के बिजनेस कर रहे हो, तो वहाँ किसी ने पूछा भाई आप क्या करते थे, पहले उसने बोल दिया होगा कि भाई मैं तो फौज में था या नेवी में था, ऐसा ऐसा। बात ट्रैवल की, बात ट्रैवल करती है तो दूर तलक जाती है। तो पता चला इनको, तो उन्होंने कहा कि यार अब उनको पता, जैसे मैंने कहा कि उसके पास 2 पासपोर्ट है, एक ईरानियन पासपोर्ट भी है उजैर बलोच के पास, और जरदारी के ईरानियन गवर्नमेंट में बहुत क्लोज संबंध थे बिकॉज शिया बैकग्राउंड की वजह से। तो उन्होंने वहाँ से फिर क्या इसी यही एक रीज़न, एक बड़ा रीज़न है कि उजैर बलूच का इतना बड़ा आतंक था और इतने हत्याएं की उसने, उसके बाद भी वो आज एक तरीके से याश की ज़िंदगी जी रहा है जेल में? हाँ बिल्कुल आराम से रहता है वो, कोई दिक्कत नहीं है, आता जाता रहता है, घूमता भी है वहाँ पे, बाहर आना होता है बाहर जाके घूम के भी जाता है। क्योंकि जाधव को उसने पकड़वाया। हाँ यार, मैं कह तो रहा हूँ, ये लियारी में जितने भी हैं ये सारे के सारे हमेशा से ही ISI के पेरोल पे और MI के पेरोल पे रहे, इन्हीं के बंदे रहे, ये कोई हिडन बात नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है। मैं एक वो भी देख रहा था, एक तो मैं 2 बात है इसमें, एक न्यूज़ मैंने ये भी पढ़ी थी कि चाहे रहमान डकैत हो चाहे उजैर बलूच, दोनों कहीं ना कहीं एक टाइम के पे के ऊपर इंडियन इंटेलिजेंस के लिए भी काम करते, ये एक्यूजेशन आया था। और दूसरा, मैं एक पाकिस्तानी पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें ये बताया था कि जाधव लियारी में भी गया था और पाकिस्तान में भी कई बार आता जाता था, लियारी में भी गया था, तो शायद पहले से ही जाधव को और इसके कांटेक्ट में वो था। किसी भी इंडियन ऑफिसर, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो या फौजी हो, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं करेगा। पहली बात, परमिशन नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कोई करेगा नहीं कभी कि कराची चला जाए, इतना डीप चला जाए, कोई नहीं जाएगा। ये मतलब एप्रीहेंड ही करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई ऑफिसर या कोई भी सोल्जर भी नहीं, कोई भी सोल्जर ऐसे नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, नोबडी विल गो, पहली बात। दूसरी बात, अब देखो यार, मैं बात करता हूँ फैक्ट्स पे, रियलिटीज़ पे, ठीक है, फिक्शन और किस्से कहानियाँ छोड़ दो, वो मैं उसमें नहीं जाता। जिसका भी सर्विस नंबर है, हाँ एग्जैक्टली, वो नहीं जा सकता, नहीं जाएगा यार, कभी नहीं जाएगा। ठीक है, और आप LOC क्रॉस करना एक चीज़ है, LOC आप ग्रुप में जब क्रॉस करते हो या बड़ी के साथ करते हो या सोलो भी करते हो, तो एक लिमिटेड एरिया में आप जाते हो और एक ऐसी टेरेन है जो एक रफ टेरेन है, आप उसको क्रॉस करके जाना, एक ऑपरेशन करना, कोई ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना, करके चले आना, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर रेड अलग चीज़ है। मेनलैंड पाकिस्तान में या कोई ISI का बंदा आए मेनलैंड इंडिया में, ये ऐसा नहीं कि पहले होता नहीं था, पहले होता था, बहुत पहले होता था। मैं आज से 10, 15, 16 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उससे पहले हो सकता था। ठीक है, कि कोई चला जाए। जाधव जब पकड़ा गया है उस एरा में, जब सेलफोन्स आ चुके थे, जब डिजिटल, मतलब आज डिजिटली आपको ट्रेस कर सकते हैं, इतना टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, इंफॉर्मेशन इतनी फास्ट ट्रैवल कर सकती है कि यहाँ पे बैठा हुआ बंदा 25 किलोमीटर दूर
इन्फॉर्मेशन भी 1 सेकंड में पहुंचा दे और 25 किलोमीटर दूर बैठा हुआ बंदा यहाँ से 500 मीटर दूर बैठे किसी बंदे को उसको रिले भी कर दे, ठीक है। तो जहाँ पे इन्फॉर्मेशन इतनी फास्ट ट्रैवल करने लग गई है और इतना ज़्यादा डिजिटल ट्रेल्स क्रिएट होते हैं, तो ये बेवकूफ़ी कोई नहीं करेगा, ठीक है। जादव को वहाँ से ये उज़ैर बलोच उठा के लाया था। ये पाकिस्तान तो पॉडकास्टर्स तो कहेंगे ना कि वो आता था यहाँ पे लियारी में। आजकल तो क्या है ना कि कहानी बेचो पॉडकास्ट में, कुछ सस्पेंस वाली। और ये भी वो बोल रहा था कि ये खास आदमी था अजीत डोवाल का और उस वो और कॉन्फिडेंट हो गया था, ये इसलिए पकड़ा गया। नहीं यार देखो, अब सबसे बड़ी बात ये है कि यार वो NSA है, ठीक है। NSA का काम पॉलिसी मेकिंग है, ठीक है। जब वो रहे होंगे अपने डिपार्टमेंट में चीफ, तब वो इस तरह के ऑपरेशंस करते होंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, तब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब जो लोग बट क्या वो तो IB में थे ना? IB में थे, तो क्या IB के लोग बाहर ऑपरेशन कर सकते हैं? नहीं, वो नहीं करते। अच्छा, वो भाई अगर IB बाहर ऑपरेशन करेगी तो फिर RNW क्या करेगी? तो एग्जैक्टली, ठीक है। सो खैर एनीवे, तो हाँ, IB इंटेलिजेंस गैदर करती है, वो अपने इंटेलिजेंस का apparatus चलाते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं चलाते। स्पेशली इस रीजन में इमीडिएट नेबरहुड में तो करते ही हैं, और उनकी अपनी पोस्टिंग भी होती है वहाँ पे। जैसे कि जो डिप्लोमेटिक जो आपका स्टाफ होता है वहाँ पे अलग अलग, स्पेशली साउथ एशिया में, वहाँ पे एक न एक IB का बंदा जो है सीनियर मोस्ट बंदा, वो बैठता ही बैठता है, ठीक है। तो और कोई भी ये जो वीज़ा एप्लीकेशंस आती हैं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, श्रीलंका से, वो बिना IB वाला जो बंदा है उसके बिना वेटिंग के कैसे आप? बट दैट इज एन ऑफिशियल पोस्टिंग एज एन IFS, मतलब फॉरेन सर्विस में आप फॉरेन सर्विस में अटैच करके आप भेजते हो, ठीक है। तो आखिर, और ये हम नहीं करते, दुनिया के सारे देश करते हैं, सब करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं जब वो निष्कासित करने होते हैं उन्हीं 5-6 लोगों को करते हैं। हाँ, और बहुत सारे डिक्लेयर्ड होते हैं कि भाई हम डिक्लेयर करते हैं कि भाई ये हमारे इस डिपार्टमेंट के बंदे यहाँ, जैसे CIA का दिल्ली में जो जितने भी डिप्लोमेट्स यहाँ दिल्ली में हैं अमेरिका के, उनमें कुछ डिक्लेयर्ड हैं कि हाँ भाई ये CIA के स्टेशन चीफ यहाँ पे हम भेज रहे हैं, ठीक है। और ये CIA का ये फलाना स्टाफ है। और कुछ अनडिक्लेयर्ड होते हैं जो फॉरेन सर्विस में एम्बेड करके भेजे जाते हैं, ठीक है। जैसे मोसाद है फॉर एग्जाम्पल, मोसाद के जितने डिक्लेयर्ड बंदे हैं US में, उससे 4 गुना ज्यादा अनडिक्लेयर्ड है। ये सिर्फ मोसाद करती है, ये रेशो जो है। हाँ, ये इतना, मतलब बाकी जगह क्या होता है 1, 2, 4 भेज देते हैं एक्स्ट्रा, मोसाद अलग लेवल पे खेलती है, वो गुना में भेजता है। वो मल्टीप्लाई करके भेजते हैं। अच्छा, जैसे फिर अजीत डोवाल साहब का ये बोला जाता है कि भाई वो 7 साल अंडर कवर स्पाई है। ये तो अंडर कवर का तो मतलब नहीं कह सकते, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ठीक है। तो जो मुझे नहीं पता, अंडर कवर तो नहीं रह सकते, एज एन ऑफिशियल तो रह सकते हैं, राइट? क्योंकि उनके मैंने एक इंटरव्यू भी सुना था, आई थिंक उनके बेटे का, और वो कह रहे थे हम स्कूल में पढ़ते थे, IB शायद कोई स्कूल था वहाँ पे कराची, सॉरी लाहौर में या कहाँ पे, इस्लामाबाद, पाकिस्तान है। सो एडमिट किया एटलीस्ट कि भाई वो स्कूल में अगर पढ़ रहा है आपका बच्चा, तो यू कांट बी अंडर, मतलब स्पाई तो नहीं हो सकते भाई। मतलब ये तो कॉमन सेंस है। नहीं, पोस्टिंग्स तो होती है ना यार। पोस्टिंग तो ऑफ कोर्स मतलब 5-6 साल हो सकता है रहे हों, वो तो ऑब्वियसली है, पोस्टिंग तो है, पोस्टिंग पे गए होंगे, बट उसका मुझे पता नहीं है। हाँ, मैंने भी सुना ही है। ये मतलब IB और मतलब RNW का इतना क्लियर सेपरेशन है कि भाई ये हमारा है एरिया? यार देखो, आप एक दूसरे के एरियाज में जब आप इन्फ्रिंज करोगे ना, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट होती हैं कि आपको पता नहीं होता है सामने वाले का, बिकॉज जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो साइलोज में काम करती हैं। एक ही एजेंसी के अंडर ही, जैसे RNW में ही अगर हम बात कर लें, तो एक डिपार्टमेंट जो हैंडल कर रहा है बंदा, एक इस कमरे में जो चल रहा है, वो बगल वाले कमरे में जो बैठा है उसको नहीं मालूम। ऑब्वियसली नीड टू नो बेसिस, ठीक है, नीड टू नो बेसिस पे चलता है और साइलोज में काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आप मल्टीपल एजेंसीज को सिंगल एरिया में अगर आप डिप्लॉय कर दोगे, ठीक है, तो उससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और फेलियर के चांसेस और कितने बड़े हैं, उस जो डिबैकल्स क्रिएट हो सकते हैं, वो आपको पता है, आप नहीं सोच सकते हो। और फिर उसकी जो कॉस्ट होगी, आपको पता ही नहीं कि क्या हो जाएगा, और जब आपको पता नहीं कि क्या हो सकता है, तो फिर आप उसके लिए प्रिपेयर भी तो नहीं कर पाओगे वर्स्ट के सिनेरियो के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें इस तरह से होती नहीं है।
कि मल्टीपल एजेंसीज एक ही जगह पे काम कर रहे हो। इंडिया में एक बार मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट इंडिया में एक बार एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वहाँ पे ऑपरेट करना उसने शुरू कर दिया था विदाउट द नॉलेज ऑफ द फर्स्ट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, ठीक है, उसके बाद तो मतलब अब ये इम्पॉसिबल है कि वो दोबारा कभी होगा। ओवरलैप नहीं हो सकता भाई, नहीं होने नहीं देंगे, क्लियर सेपरेशन रखना चाहिए। अगर देंगे भी, अगर मान लीजिए अगर आईबी को देते भी हैं कि भाई ये का, तो वो बिना उनको कॉन्फिडेंस पे लिए नहीं देंगे। ठीक है, अब ये अगर आप सोच लीजिए कि अब इंडिया के अंदर जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, या हमारी जो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, या जो हमारे डोमेस्टिक इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें अब RNW ऑपरेट करनी शुरू कर जाए, एसेट्स रन करने शुरू कर दे, ठीक है, अपना नेटवर्क अलग बना के ऑपरेट करना शुरू कर दे, तो क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो अलाउ करेगी उस चीज़ को? ठीक है, वो नहीं करेगी अलाउ। ठीक है, और बाय द वे काउंटर इंटेलिजेंस का काम इंडिया में आईबी के पास है। काउंटर इंटेलिजेंस तो यानी RNW वालों में गद्दार ढूंढना या डबल एजेंट ढूंढना, ये उनका काम है। तो आईबी का तो एक तो वैसे भी एक फ्रिक्शन सा बना रहता है। ठीक है, बिकॉज आईबी ही काउंटर इंटेलिजेंस देख रही है, तो RNW में जिसका भी करियर खराब करना चाहे वो कर सकते हैं। और एक टाइम पे जब ये शुरू हुई थी RNW, तो आईबी से ही तोड़ के बनाई गई थी। पहले आईबी ही करती थी। RNCAO का एक बहुत क्लियर विजन था कि हमको ये पुलिस हैवी नहीं बनाना है। हाँ। कि पुलिस के ज्यादा लोग इसमें नहीं आने चाहिए, क्योंकि उनका एक मानसिकता होती है, वो एक ढर्रे पे चलने वाले यार उस डायरेक्शन में मत जाओ ना। नहीं उस डायरेक्शन में मैं बता रहा हूँ, तो वो तो यही है ना, मतलब ये तो ओरिजिनल, ये तो बुक्स में लिखा हुआ है कि वो विजन जो था। बट रियलिटी क्या है आज की नहीं कह रहा हूँ मैं, ओरिजिनल विजन की मैं वही कह रहा हूँ। बट आजकल तो हर जगह IPS हो गए हैं ना, तो मतलब IPS से तो पेट ही नहीं भरता ना हमारा। इंडियन पुलिस सर्विस जो है उससे हमारा पेट नहीं भरता। और इस देश में सब कुछ ही वो चलाते हैं। आईबी भी वही चलाते हैं, एक एजेंसी, उनकी एक अपनी सर्विस थी, उसको ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया उन्होंने। RAS, रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस जो थी, अब तो सारे IPS ही चलाएंगे सब कुछ। इस देश में दो ही लोग हैं जो सब कुछ चला सकते हैं, एक IAS चला सकता है सब कुछ, एक IPS चला सकता है। हो सकता है IFS की नौकरी भी खाने लगे ये लोग। आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर धीरे धीरे अगर वो भी करना शुरू करें। यार अब तो CG बन के भी जाने लग गए हैं। नहीं पता? हाँ जाने। हाँ, अब तो CG बन के भी जाते हैं IPS ऑफिसर्स यहाँ से। तो मतलब काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया बन के जा रहे हैं, आप इमेजिन करो। तो ठीक है, चाहे बढ़िया है। मैं तो कहता हूँ IFS भी ख़त्म कर दें, ठीक है, IRS भी खत्म कर दें। अब तो रेलवे में भी जाने लग गए हैं, पता है कि नहीं आपको? हाँ बिल्कुल। अब तो रेलवे में भी, अब जो इंजीनियरिंग सर्विस के जो लोग थे या जो रेलवे सर्विसेज वाले थे, अब उनको भी साइडलाइन कर करके वहाँ पे भी IAS घुसाए जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ से मुनीर है। हाँ, ये हमारे यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है। जो IAS और IPS है ना हमारे देश में, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट, एक्चुअल इस्टेब्लिशमेंट यही है। तो आपको मूवी में सबसे अच्छी चीज और सबसे खराब चीज या वियर्ड चीज क्या लगी? यार मुझे तो सबसे वियर्ड तो ये लगी कि अरेबिक गाने में को बलोची बना करके घुमाया जा रहा है। वो तो चलो ठीक है, कोई नहीं है। ये थोड़ा मुझे अजीब सा लगा कि यार मतलब जिसको थोड़ा बहुत भी जो देखता होगा उसको समझ में आ जाएगा सुन के कि यार ये अरेबिक है, बलोची नहीं है। ठीक है। दूसरा अच्छी चीज़ क्या बताऊँ मैं, अच्छा ये लगा कि फिल्म की जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो बहुत अच्छी थी। जिस तरह का उन्होंने सिटी क्रिएट किया, जिस तरह के थाईलैंड में ना, ठीक है, जिस तरह की उन्होंने सिटी क्रिएट की, जिस तरह की पुलिस के डाले यूज़ होते हैं एक्चुअली वहाँ पे, वैसे ही उन्होंने यूज़ किए। जिस तरह की वर्दी होती है वो उन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ की, क्योंकि बॉलीवुड से तो वर्दी ही एक्सपेक्ट कर लेना या वो तो अपने वाली नहीं कर पाते, दूसरे वाली क्या करेंगे। नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ, मैं तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। वो उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा है। और कुछ फाइनर पॉइंट्स थे, जैसे जब रणवीर कपूर को पकड़ा और उसका जो रेप करने की कोशिश की स्टार्टिंग में मूवी के, तो जैसे मैंने बताया कि ये इनका पुराना काम था, ये मुहाजिर लड़कों को पकड़ के उनका रेप करते थे, ये लियारी वाले जो बलोच जो वहाँ के जो लोकल थे। ठीक है, तो वो भी एक रियलिटी है, वो हकीकत है।
ठीक है, और दूध में सोडा मिला के बेचने वाला काम ये होता है वहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। ठीक है, चाहे कोक में दूध मिला के पीना हो। अच्छा, उधर हाँ, ये सब काम चलते हैं वहाँ पे। तो वो रियल था। ठीक है, दूसरा ये कहूँगा कि फिल्म में अच्छा क्या था, हम वो मुझे लगा कि वो जो मिनी स्कर्ट पहन के वो लड़की वो क्लब में जा रही है, यार वैसा आज नहीं है कराची में। तो आप मुझे तब की बात बता रहे हो, कराची में वैसा हुआ करता था 70s में, 60s में, 70s में। बट लाहौर में तो होता है ये सब। ठीक है, कराची को आप लाहौर से नहीं कंपेयर कर सकते। लाहौर एक बहुत अलग केस है, उसके ऊपर तो अलग से पॉडकास्ट करेंगे। ठीक है, उस पर दूसरे कोई मूवी बनाएंगे तो शायद। ठीक है, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, ये अलग चीज़ें हैं। ओके। कराची में वो वैसा तो आज नहीं है यार, मतलब तब की तो खराब बात ही छोड़ दो, वैसा हुआ करता था। हिप्पी कल्चर जब था तो 60s में, 70s में, 80s तक भी वो था। जबकि जिस ज़माने की ये फिल्म है उस समय तो इम्पॉसिबल था, ये 2007-8 संभव ही नहीं था कि मतलब इस तरह का कुछ वहाँ पे हो। और आज भी नहीं है। आप कराची के 10 वीलॉग्स देख लो खोल के, 10 क्या चलो 1000 देख लो, होते होंगे ना वहाँ पे भी वीलॉग्स। हमारे ऐसे वीलॉगर होते हैं, वहाँ भी होते होंगे। मुझे दिखा दो कहीं इस तरह का कोई कपड़े में अगर लड़की कराची में कहीं किसी वीलॉगर की वीलॉगिंग में आई हो। ठीक है, या किसी ने कोई वहाँ पे नाइट क्लब में किसी ने अपनी वीडियो रिकॉर्ड डाला हो और इस तरह का नाइट क्लब हो। ठीक है, तो नहीं, इस तरह का नहीं है। और छोड़ दो वहाँ। हाँ, कराची का जो एलीट है उसको पार्टी करनी होती है तो वो दुबई जाता है। अच्छा, इस तरह के कपड़े पहनने होते हैं, पार्टी करनी होती है तो यार कराची से उड़ता है, 1.5 घंटे में दुबई पहुंच जाता है। पार्टी वार्टी करता है, 2-4 दिन रहता है, खाता पीता है, घूमता याशी करता है, वापस आ जाता है। जरदारी का भी तो विला दुबई में है। ठीक है, जरदारी का भी विला तो दुबई में है ना। एग्जाइल में था तो दुबई में ही रहता था ना। सो वहाँ पर जो पार्टी करना है, जो करना है, या देखो पंजाब वालों को पार्टी करनी होती है वो लंदन चले जाते हैं। ठीक है, कराची का जो एलिट है उसको पार्टी करनी होती है यार। जिसका बाप मिनिस्टर है वो कराची में पार्टी करेगा, पागल हो गए हो? हाँ, वो भी रैंडम जगह पे जाके। और लड़की को बाप ने ऐसे ही छोड़ दिया जाने के लिए। नबील कबूल की बेटी घर से निकलेगी 2 गाड़ियों से कम पे तो भेजेगा नहीं कहीं वो कराची में। तो बड़े मसले मसाइल है कराची के भाई। जो लॉलेसनेस है, मोबाइल आज तक सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मोबाइल आज की डेट में कराची में चोरी होते हैं। मोबाइल स्नैचिंग पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो है कराची में होती है। वो वहाँ का नोएडा है क्या? ठीक है, तो कराची में यार जहाँ पे सबसे ज्यादा, जहाँ पे मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को घर के सामने गोली मार दी जा रही है, वहाँ बाप बेटे को जो है वो छोड़ देगा। जहाँ पे उसकी अपनी खुद की पार्टी की जो लीडर थी बेनजीर भुट्टो, उसको गोली मार दी गई। उसकी बेटी को कहेगा ठीक है तुम जाओ, कहाँ जा रही हो नहीं पता, कहीं भी जाओ। लेकिन भाई मैंने कहा कि ये वर्क ऑफ फिक्शन है। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, तो फिक्शन ही है वो। ठीक है, नहीं, हमारा मतलब वो उद्देश्य है कि क्या फिक्शन है और क्या रियलिटी है, इसको भी थोड़ा मैं कहूँगा ये एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि उन्होंने फिक्शन भी कहा है फिल्म की स्टार्टिंग में, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स कर दिया है। तो अब नाउ इट इज अप टू द व्यूअर्स कि वो उसको कितना फिक्शन मानते हैं और कितना रियलिटी मानते हैं। ये जजमेंट उन्होंने व्यूअर्स पे छोड़ दिया है, स्पेकुलेशन पे छोड़ दिया है। इसीलिए हम वो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं एकदम फिक्शन है और कुछ चीज़ें जैसे बहुत रियल हैं, कि जो करेंसी वाला, फेक करेंसी वाला वो रियल है। वो कितना रियल है। खनानी ब्रदर्स का और वो सब। यार देखो कैरेक्टर्स भी तो सारे रियल हैं। हाँ, खनानी ब्रदर्स बिल्कुल ठीक है, कैरेक्टर्स भी रियल है, सब कुछ, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कोई रियल नहीं है। बट स्टोरी जो है वो थोड़ा उसमें भी फिक्शन। अब उसमें क्या है कि पूरी स्टोरी क्या रियल है, ये भी बहुत अच्छा। exactly. क्या कोई मंत्री और उसका बेटा इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि पाकिस्तान के ISI को डायरेक्ट प्लेट सप्लाई कर दे? हो सकता है कि वो तो सच्चाई है कि जर्मन कंपनी को। नहीं, एक बात बताओ, अगर ऐसा हुआ तो भाई नहीं, अगर ऐसा हुआ है मैं मान लेता हूँ, तो फिर क्या हो रहा है फिर अभी तक? अरेस्ट क्यों नहीं हुए? एग्जैक्टली, मैं मान लेता हूँ ये हुआ था। तो उस समय जो बैठे थे पावर में वो क्या कर रहे थे? चलो उस समय तो ठीक है, उस समय तो अब जो बैठे हैं कि भाई कोई नेशनलिस्ट सरकार आएगी तो
वो देखेंगे। तो अब जो बैठे हैं, हाँ, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? 11 साल हो गए। तो पकड़ लो जाके, ठीक है, जिसने भी किया था उसको पकड़ लो, उसको चलाओ, देश को बताओ सबको। सीबीआई का बहुत एक्सटेंसिव केस है ये, लेकिन सिर्फ ब्यूरोक्रेट का नाम है, मंत्री का नाम अभी भी नहीं है उसमें चार्जशीट में, और अभी भी कुछ भी नहीं है, डेड पड़ी है फाइल वो फेक करेंसी वाली। यार मुझे तो इंडिया में अभी एक भी फेक करेंसी नहीं है। ऑब्वियसली है ना, बट मतलब वो रैकेट अलग था सर। तो बस वही रैकेट चेंज हो गया, करेंसी तो फेक आ रही है ना, तो ऐसा नहीं कि फेक करेंसी नहीं आ रही है। तो अभी किसने प्लेट सप्लाई की है? तो छोड़ दो यार, अब ये अब उसमें मैं घुसना नहीं चाहता। चलो, मतलब आई थिंक लोगों को काफ़ी कुछ तो क्लैरिटी आई, और थोड़ा जो मेरा कोशिश थी कि भाई क्या है लियारी और क्या पाकिस्तान में, इसके थ्रू एक एक्सक्यूज़ था ये मूवी तो, बट थोड़ा पाकिस्तान के अंदर जो है, मतलब एट द सिटी लेवल, कराची को हमने डिस्कस कर लिया, उसका वहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स, वो भी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मूवी तो ऑब्वियसली चलती रहेगी, कुछ लाहौर पे आएगी तो फिर लाहौर की पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। बट थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सर बात करके, और हमेशा भाई बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यार मुझे तो अच्छा लगता है बात करना, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं। पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है जब हमारे साथ कॉन्वर्सेशन आती है, आपके फोन बजने थोड़े ज्यादा शुरू हो जाते हैं। तकलीफ क्या है? तकलीफ क्या है? इस बंदे को क्या तकलीफ है? तो होपफुली आपने आज काफी कंट्रोल किया, बहुत तो आज फोन कम आएंगे, बट थैंक यू सो मच। लेकिन आपके व्यूअर्स तो इतने समझदार हैं, वो सब कुछ समझते हैं। बिकॉज मैं लास्ट टाइम मुझे एक दोस्त ने आपके वीडियो का एक स्क्रीनशॉट भेजा था। अच्छा। तो उसमें एक कमेंट था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो जो मैं नहीं बोल रहा था वो उस बंदे ने पूरा कमेंट में लिख के दिया था। तो मैंने कहा यार व्यूअर्स स्मार्ट है यार, मतलब उनको सब कुछ समझ में आता है। नहीं सही बात है, और यही एक तो होना चाहिए ना उद्देश्य, कि भाई कहानियां तो बहुत सुना रहे हैं लोग, है ना, पाकिस्तान के जैसे 4 टुकड़े तो रोज करके बहुत लोग सो रहे हैं, लेकिन वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी कैसे क्रिएट हो। एक सवाल मैं छोड़ के जाता हूँ, हाँ, ठीक है, उसका जवाब कमेंट्स में लोग दें कि बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है। ये बात शुरू हो गई थी जब वहाँ रजीम चेंज हुई, और मेरे ख्याल से सैकड़ों वीडियो बने होंगे इसके ऊपर, इस देश में महीनों होते रहे, लाखों में लोगों ने व्यूज लिए। क्लिक बेट है, कुछ बड़ा होने वाला है, मास्टर प्लान, गेम प्लान, फलाना ढिकाना, ठीक है। बांग्लादेश में रजीम चेंज हुए कितना टाइम बीत चुका है। अगर किसी की शादी हुई होती उस समय, ठीक है, रजीम चेंज वाले दिन, ठीक है, तो उसका बच्चा चल रहा होता अभी, ठीक है, उसने चलना शुरू कर दिया होता, 2-4 ही कदम चलता बट चलना। तो देखता हूँ कि वहाँ कुछ बड़ा होता है या वो बच्चा बड़ा हो जाता है। ठीक है, नहीं ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भाई। ऐसे तो एग्जाम्पल है कि भाई ये बोला जा रहा था कि हमने ये जो सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर रोका ही इसलिए कि पहले शेर झपट्टा मारने से पहले 2 कदम पीछे लेता है। बंद कर दो पॉडकास्ट। तो ठीक है, बात बहुत बोली जाती हैं हर चीज़ पे, बहुत सारी बातें हैं, पता नहीं इस पे कोई मूवी बनाएगा या नहीं, बट लेट्स सी। नहीं, मूवी तो वही बनेगी जो बन रही है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।